बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृत परंपराएं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की और इस वीडियो में मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर अपना हो जाएगा ओवर। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। आई होप सो आप लोगों ने पहला पार्ट इसका देख लिया होगा और वो भी 15 से 20 मिनट के बीच में है और अच्छे से आप लोग ने समझ लिया होगा। ये चैप्टर देखो है तो बहुत लेंथी लेकिन बहुत ही इजी वे में मैं शॉर्ट तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि कुछ छूटे भी ना और आपके अच्छे से चीजें कवर भी हो जाए। चलिए भाई करते हैं चीजों की शुरुआत। अच्छा, लास्ट हमने जो चीज किया था जिसमें हमने देखा था कलाकारों के बारे में और किसके बारे में देखा था, रियलिस्टिक चीजों के बारे में देखा था, यानी कि यथार्थवाद के बारे में देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं इस पार्ट में, इटली की वास्तुकला। वास्तुकला को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं। इट मींस क्या होता है, जो चीजों को बनाने की कला होती है। जैसे कोई घर बनवाता है, तरह तरह की डिजाइनें बनवाता है कोई। पहले आज के डेट में तो घर बनते हैं, पहले के समय में बहुत बड़ी बड़ी जब कोठियां बनाई जाती थी, बहुत बड़े किले बनवाए जाते थे, तो उसमें तरह तरह की वास्तुकला का निर्माण किया जाता था, तरह तरह के आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाता था। तो ऐसे ही इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इटली की जो वास्तुकला है यानी कि इटालियन आर्किटेक्चर, देखिए आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर सिंपल बनाया जाता तो आपको अच्छा लगता क्या? बिल्कुल नहीं लगता। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पुनर्जागरण काल में, यानी कि जब पुनर्जागरण हुआ था, उन्नति हुई थी, प्रगति हुई थी, दोबारा से शुरुआत हुई थी, तो उसमें पुनर्जागरण काल में इटली की जो वास्तुकला थी ने यूनानी तथा रोमन शैलियों को अपनाया, यानी कि यूनान और रोमन शैलियों को भी अच्छे से अपना लिया। आगे गुंबद, ठीक है, जिसको डोम कहा जाता है और इसके अलावा खंबे जिसको कॉलम्स कहा जाता है, ठीक है, इसके अलावा मेहराब जिसको आर्च कहा जाता है, इन सभी चीजों का यूज करना शुरू हुआ। अब कहोगे भैया ये है क्या, एक बार समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, ताजमहल का। ताजमहल की इमेज में आपको दिखाता हूं, यही से चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, आप कहोगे भैया गुंबद क्या होता है, तो ये देखिए ये जो बना हुआ है ना ये ऊपर का, इसको हम कहते हैं गुंबद। क्या बोलते हैं? गुंबद बोलते हैं। आप दूसरे नंबर पे आता है मीनार, किसको कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं मीनार। जैसे कुतुब मीनार आप देख सकते हो, इसे कहते हैं मीनार, ठीक है। अब कहोगे भैया मेहराब किसे कहते हैं, तो मेहराब देखिए जो अंदर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ना इस तरीके से, इसी को मेहराब कहा जाता है। तो अंदर के पोर्शन को मेहराब कहा जाता है, ऊपर के पोर्शन को अगर ऊपर गुम्बद बनाएगा तो उसको गुम्बद कहा जाता है और इस तरीके से इसको मीनार कहा जाता है। तो इन चीजों का प्रयोग करना शुरू हुआ कहाँ पे, इटली में। चलिए आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हाँ यहाँ पे तो देखिए क्या हमने पढ़ा, गुम्बद, खंबे तथा मेहराब, इन चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वास्तुकला में अगर देखा जाए तो सादगी और संतुलन, जिनको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल डिजाइन, का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। यानी कि दिखने में बहुत ही प्यारा लगे, एकदम सादगी भरा लगे और साथ ही साथ और क्या लगे भाई, संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक खंबा ज्यादा बड़ा है दूसरा खंबा छोटा है, ऐसा नहीं है। यानी कि एक बराबर चीजों को बनाया गया, इसी को कहते हैं संतुलन कहते हैं भाई। देखिए प्रसिद्ध कलाकार यानी कि प्रसिद्ध वास्तुकार जो थे, जिनका नाम है लेस्की नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फ्लोरेंस में डोम का निर्माण कराया था। क्या करवाया था भाई, फ्लोरेंस में डोम का निर्माण कराया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं डोम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइकल एंजेलो जो थे, इन्होंने क्या बनाया था, स्टीटिन चैपल की छत, यानी कि ऐसे आप गूगल पे एक बार सर्च मारिएगा, एक प्रकार के ऐसा छत है जिसमें ऊपर डिजाइन है ना, ऊपर डिजाइन दिखाया गया है। तो ये हो गया स्टीटिन चैपल की छत। अगला है इमारतों में धार्मिक तथा शाही भवनों को बनाया गया था, है ना, इमारत जो बनाई गई उसमें धार्मिक तथा शाही भवन बनाया गया था। वास्तुकला ने कला तथा मानवतावाद का एक संगम दिखाया कि किस तरीके से कला और मानवतावाद का आपस में जुड़ाव है। संक्षेप में कहा जाए तो इटली की वास्तुकला ने
पुरानी रोमन शैली से प्रेरणा लेकर संतुलित तथा सुंदर इमारतें बनाई जो कि पुनर्जागरण की सोच को दिखाती है, यानी कि इसी को कहते हैं एक तरीके से पुनर्जागरण। और इन्हीं सभी चीजों को देख के ये लगता है कि भाई हाँ, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए, ये हमने इटली की वास्तुकला। अच्छा, एक चीज देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, इटली की वास्तुकला बताइए, दूसरा आता है इस्लाम की वास्तुकला बताइए। तो दोनों में अंतर में आगे आपको समझाने वाला हूं। इटली आपने देख लिया, अब इसके अलावा आगे हम बात करेंगे इस्लाम की वास्तुकला। उससे पहले हम देख लेते हैं ये दस्तावेजों का दस्तावेज। देखिए, लास्ट मेरे वीडियो में आपको बताया था कि एक पाप स्वीकृति दस्तावेज होता था, जिसमें अगर आपने पाप अगर किया है और आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया तो समझो कि आपको उस पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा है कि इसे इंडुलजेंस कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा यह कौन जारी करता था? ये चर्च जारी करता था, कैथोलिक चर्च जारी किया करता था। जो भी व्यक्ति इसे खरीदता था या फिर प्राप्त करता था, उसे अपने पापों की सजा से मुक्ति मिल जाती थी। और इस चीज का क्या किया जाता था? वादा किया जाता था। यानी यह पाप माफ करने की एक तरीके से प्रमाण पत्र होता था। ये पाप माफ करने का एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था, जिसको चर्च जारी करता था। अब इसको आप अंधभक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? अंधभक्ति ही है ना। और कहीं ऐसा होता है कि पाप स्वीकृति दस्तावेज मिलता है क्या कि भाई मिल गया, मरने के बाद किसको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग में जा रहे हो कि नरक में जा रहे हो? या फिर कोई ऐसा तो चीज है नहीं कि जो आप कॉल करके बात कर लोगे जी आप स्वर्ग में गए हो कि नरक में गए हो कि कहाँ गए हो। तो ये जो चीजें हैं पाप स्वीकृति दस्तावेज से आगे चल के मार्टिन लूथर जैसे सुधारक जो हुए, उन्होंने क्या किया? इनका विरोध किया। अभी आपने ऊपर देखा पेट्रोल करके जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन चीजों का विरोध किया और मानवतावाद शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसी प्रकार की चीजें हम करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आई होप सो आपको समझ में आया कि पाप स्वीकृति दस्तावेज क्या था, जिसको दस्तावेजों का भी दस्तावेज कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बढ़िया टॉपिक आप लोग के सामने, और ये चीज आपने कई बार कई जगहों पे भी पढ़ा होगा कि प्रथम छापे खाने का आविष्कार। छापा खाना किसको कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस को कहते हैं। तो पहले छापे खाने का आविष्कार। अब देखिए, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं प्रथम मुद्रित पुस्तकें, जिसको फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कहा जाता है। प्रिंटेड प्रेस से पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी, जिसको पांडुलिपि कहते थे। क्या कहते थे भाई? पांडुलिपि कहते थे। और बहुत कम प्रतियां बनती थी, यानी कि हाथों के द्वारा जब आप चीजों का निर्माण करोगे, हाथों के द्वारा जब आप चीजों को लिखोगे, तो जाहिर सी बात है ज्यादा नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे में क्या किया गया? 1455 ईस्वी में जर्मन जो थे, जिनका नाम था जोहानिस गुटेनबर्ग ने पहला छापे खाना इनको यानी कि देखा जाए प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। उन्होंने अपनी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी, है ना, 150 प्रतियां छापी थी। और पहले जितने समय में एक साधु एक प्रतियां लिखता था, अब उतने ही समय में देखा जाए 150 प्रतियां छपने लगी। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जहां पर पहले एक व्यक्ति एक चीजों को लिख पाता था, वहीं पे अब 150 चीजें छपने लगी थी। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ? 1477 में, ठीक है, कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला। और इसके साथ साथ देखा जाए प्रिंटिंग प्रेस से पुस्तकें सस्ती होने लगी और आसानी से उपलब्ध होने लगी। अब लोग एकांत में भी बढ़कर पढ़ने लिखना शुरू कर दिए। जरूरी नहीं है इसके लिए आप कहीं जाके पढ़ो, बल्कि आप अपने घर में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से उस समय की जो महिलाएं थी उनको ज्यादा फायदा हुआ। और ना सिर्फ महिलाओं की, बल्कि ऐसे लोग जो अपनी भावनाओं को किसी चीजों में व्यक्त करके उसको छपवाना चाहते थे, वो भी कर सकते थे अपनी। अब देखो तरह तरह की पुस्तकें आती हैं, है ना, मार्केट में। इसी प्रकार से लोग अपनी चीजों को करना शुरू कर दिए। शिक्षा का इससे प्रसार हुआ और साथ ही साथ लोगों में पढ़ने लिखने की जो आदत है, हैबिट है, वो भी बढ़ने लगी। अब विचार ज्ञान बहुत तेजी से फैलने लगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। चले भाई और आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, ये देखिए, ये है लियोनार्डो दा विंसी। ऐसा मत समझ लेना कि लियोनार्डो तो एक लेडीज का नाम लग रहा है तो इनको समझ लो ना। लियोनार्डो दा विंसी ये थे, और इन्होंने दो प्रकार की इमेज बनाए थे। ठीक है, एक ये है मोनालिसा और दूसरा है द लास्ट सफर। आप इस चीज को देखिए और सोचिए कि ये उस समय दिखने में किस तरीके की चीजें हैं कि हाँ,
एकदम रियल लग रहा था कि हाँ ये रियल है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या क्या चीजों को बनाया गया, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे फोटो क्लिक किया गया है, लेकिन ये बनाया गया है। तो इसी प्रकार से देखा जाए लियोनार्डो दा विंसी एक महान कलाकार तथा वैज्ञानिक थे। इन्होंने कला तथा गणित रचना की, गणित और शरीर रचना और वनस्पति विज्ञान में बहुत ही ज्यादा रुचि हासिल थी इनको, ठीक है, यानी कि रुचि थी। उन्होंने दो प्रमुख पेंटिंग बनाया था, एक का नाम था मोनालिसा, दूसरे का नाम है द लास्ट सफर। ये है मोनालिसा और ये है द लास्ट सफर, ठीक है। अच्छा, वे पुनर्जागरण काल के सबसे बुद्धिमान तथा बहुमुखी व्यक्ति थे। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, और बहुमुखी का मतलब होता है जिनका जिनका कई सारी चीजों में इंटरेस्ट हो और उस चीज में भी पारंगत हासिल कर रखे हो, एक्सीलेंस हासिल कर रखे हो, उसी को हम कहते हैं बहुमुखी व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में हमने बात कर लिया, द लियोनार्डो दा विंसी। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं महिलाओं की आकांक्षा। अब उस समय की जो महिलाएं थी, जिनको जिनको अगर प्रिंटिंग प्रेस से अगर पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही दबा कर रखा जाता था। महिलाएं अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर पाती थी, इतना ज्यादा, है ना, इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, सिर्फ व्यापारी घर की महिलाएं ऐसा काम करती थी कि अगर पति नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो कारोबार चला लेती थी, है ना, उनको पढ़ने का भी थोड़ा सा मौका मिल जाता था। लेकिन अगर दूसरी महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी किसी और काम को करने की। तो देखिए क्या लिखा है, महिलाओं की आकांक्षा है, यानी कि एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सार्वजनिक जीवन में पुरुषों का बहुत ज्यादा पूर्ण प्रभुत्व था, यानी कि चारों तरफ से जो है पुरुष वर्ग ही ताकतवर थे। आगे, शिक्षा सिर्फ लड़कों को दी जाती थी ताकि वे परिवार का काम संभाल सके। महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था, किसी भी निर्णय में भाग लेने नहीं दिया जाता था, ठीक है। व्यापारी परिवारों में महिलाएं दुकानों तथा कारोबारों में पति की मदद किया करती थी। जब पति व्यापार के लिए दूर जाते थे तो पत्नियां कारोबार को संभालती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पति दूर व्यापार के लिए जाते थे तो महिलाएं जो है वो व्यापारों को संभाल लेती थी। कुछ महिलाएं शिक्षित भी थी और प्रभावशाली भी थी, जैसे कासाद्रा फिदेले जो कि यूनानी तथा लातिनी भाषा की विद्वान थी, और इसाबेले द इस्ती जिन्होंने क्या किया था, पति की अनुपस्थिति में पूरे राज्य को संभाला था। ये जरूर याद करना नाम, ठीक है। ये पेपर में आता है, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सी महिला थी जिन्होंने यूनानी तथा लातिनी भाषा का विद्वता हासिल कर रखा था, कसाद्रा फिदेले। और दूसरा ऐसा भी पूछ सकता है कि पति की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन किसने किया था, तो आपको बताना है इसाबेले द इस्ती, इन्होंने राज्य का शासन किया था और सारी चीजों को अच्छे से कर लिया था। अब बात करते हैं गैलीलियो के बारे में, ठीक है। गैलीली के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये है गैलीलियो गैलीली, ये इनका काम, इन्होंने क्या चीज किया था। गैलीलियो इटली के एक महान विद्वान थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का निर्माण किया था और इन्होंने खगोल शास्त्र के कई सारे रहस्यों का भी पता लगाया था। खगोल शास्त्र का मतलब होता है कि जो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी जो जानकारी है उसके बारे में पता लगाना, कि किस तरीके से पृथ्वी रोटेट हो रहा है, किस तरीके से क्या चीजें हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी लगाना, ये सब चीजें। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के तरफ चारों चक्कर लगाती है, उन्होंने बताया पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले जो अरस्तु थे, क्या नाम था, अरस्तु ने ये बात बताया था कि ब्रह्मांड अगर देखा जाए, ब्रह्मांड में चीजें, ठीक है, ये सीमित है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए जो पृथ्वी है वो गोल है, ये बताया था उन्होंने। और उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है ना वो बीचों बीच है और सूर्य चक्कर काटती है। इस तरीके की चीजें इन्होंने बताया था, कौन, अरस्तु ने बताया था। आगे चल के कोपरनिकस जब आए तो कोपरनिकस ने जब खोज किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी बीच अगर देखा जाए तो पृथ्वी बीच में नहीं है, बल्कि बीच में सूर्य है और बाकी पृथ्वी समेत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिए कोपरनिकस ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने बताया पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटी है, ब्रह्मांड सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से अगर देखा जाए एक मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, यानी कि जिसका निर्माण हुआ है वो डिस्ट्रॉय होएगा, इसी प्रकार से पृथ्वी का भी एक समय होता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय होना है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। अरस्तु की चीजों को, स्टेटमेंट को चैलेंज दिया था, समझ में आ रही बात है। तो इस प्रकार से
अच्छा, ये चीजें उस समय जो पाप स्वीकृति जो दस्तावेज है ना, उस समय भी ये चीजें चलती थी कि भाई देखो, इन्होंने जब कॉन्सेप्ट दिया था ना अरस्तू ने कि पृथ्वी बीच में, तो उन्होंने कहा था कि देखो बाकी सारे ग्रह घूम रहे हैं लेकिन पृथ्वी नहीं घूम रही। इसका मतलब क्या हुआ, तुम सारे पापी हो, और पापी होने की वजह से पृथ्वी रुकी हुई है, तो पाप स्वीकृति दस्तावेज आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें चलती थी। तो इस वजह से आगे चल के जब कॉपरनिकस ने खुलासा किया, यानी कि कॉपरनिकस के जाने के बाद एक खुलासा हुआ था, हालांकि उन्होंने लिख कर रख दिया था, ये उस समय एक तरीके से कंट्रोवर्सी होने वाली चीजें थी। तो इस वजह से आगे चल के क्या हुआ, धीरे 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 करके उनकी बातों को स्वीकारा गया। कब, जब गैलीलियो जो थे कॉपरनिकस के स्टेटमेंट को देखे और उसके बाद इनको भी एक दृढ़ विश्वास हुआ कि हाँ उन्होंने सही बोला है। फिर आगे चल के क्या हुआ, कॉपरनिकस की बातों को मान लिया गया, अरस्तु की बातों को छोड़ दिया गया, है ना। आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से गैलीलियो ने ये किया था। आगे एंड्रियस, ठीक है, एंड्रियस वेसेलियस जो है, ये व्यक्ति एंड्रियस वेसेलियस जो है, ये बेल्जियम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और पादुआ विश्वविद्यालय के एक प्रकार के प्रोफेसर थे। उन्होंने सबसे पहले मानव शरीर की चीड़फाड़ की थी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किया था, और करके उन्होंने अध्ययन किया था। वे आधुनिक शरीर और रचना विज्ञान के संस्थापक भी थे, ठीक है। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये आता है कि आदमी का जो है सबसे पहले जो चीड़-फाड़ किया था वो किसने किया था, तो आप कहोगे एंड्रियस बेसिलियस ने किया था, और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए आगे, अभी हम वो समझने वाले हैं कि इस्लामी वास्तुकला के बारे में। किसके बारे में, इस्लामी वास्तुकला। इससे पहले हमने इटली की वास्तुकला पढ़ लिया था, अब इस्लामी वास्तुकला देख लेते हैं। देखिए, इस्लामी वास्तुकला की अगर मैं बात करूं, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करूं, तो इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, सॉरी 7वीं सदी में हुई थी। और इसमें गुम्मद बनाना, ठीक है, गुम्मद बनाना हो गया, मेहराब हो गया, मीनार हो गया, ये सब चीजें बनाना प्रमुख था। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, ये गुम्मद हो गया, ये हो गया मीनार, और ये हो गया मेहराब, है ना। चलिए आगे, इमारतों में समानता, संतुलन, सुंदर सजावट, ये सब देखने को मिला। ज्यामितिक आकृतियां बनाई गई, सुंदर नक्काशी की गई, ये सारी चीजें। अच्छा देखिए, इसमें एक ट्विस्ट क्या है, अगर कहा जाता है कि अगर ताजमहल के मुख्य द्वार से अगर ताजमहल को देखोगे तो ताजमहल पास नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते रहोगे ताजमहल दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ये बनावट है वहां की, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इन मीनारों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये ना झुके हुए है ना, ठीक है। मतलब इसमें भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिखाई आपको देंगे, चारों तरफ से आपको दिखाएंगे कि ये ना आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि चारों एक तरीके से दिखाई देती है ना, झुकी हुई दिखाई देती है, आई थिंक झुकी हुई कि तिरछी, इस तरीके से करके दिखाई देती है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सुंदर नक्काशी तथा ज्यामितिक आकृतियों का ही परिणाम है। मंदिरों, सॉरी मस्जिदों, मकबरों, महल, इन शैली के प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जेरूसलम की डोम ऑफ द रॉक, दूसरा है भारत में ताजमहल। ये जो चीजें हैं एक तरीके से एग्जाम्पल है इस्लामी वास्तुकला की। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्या लिखा है, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद। अब देखिए वाद विवाद क्यों होना शुरू हो गया, भाई देखो सिंपल सी बात है, जो अंधविश्वास चले आ रहे थे, इंसानों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, और नए नए जब लोग आए जिन्होंने ये बताया कि नहीं ऐसा है ऐसा है, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है, तो भाई वाद विवाद तो होना ही होना है। तो क्या लिखा है, पुनर्जागरण काल में लोगों की जो सोच है वो बदलने लगी थी। वे अब चर्च के आदेशों पर सवाल उठाने लगे थे। चर्च बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, वह लोगों से, ठीक है, एंडुलेस, ठीक है, इंडुलजेस यानी कि पाप मुक्ति पत्र के नाम पर पैसा लेता था, जिससे कहा जाता था कि व्यक्ति पाप को उसे माफ हो जाएगा, यानी कि जो पाप है वो माफ हो जाएगा व्यक्ति का, जो अगर ये पाप स्वीकृति दस्तावेज अगर लेगा। तो लोगों को यह अन्यायपूर्ण और गलत भी लगा, और ये धर्म के विरुद्ध लगा, और इसकी वजह से उनको ये लगा कि भाई ये धर्म नहीं है बल्कि ये क्या है, पैसा लूटने का एक प्रकार का तरीका है। आगे मार्टिन लूथर जो कि एक ईसाई पादरी थे, एक विद्वान थे, उन्होंने खुलकर कहा कि भगवान में सच्ची आस्था तथा अच्छे कर्मों से ही मुक्ति मिलती है, न कि चर्च को पैसा देकर, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, लूथर ने कहा कि चर्च की गलत नीतियों का विरोध किया, और उन्होंने विचारों को लोगों तक पहुंचाया, जिससे कैथोलिक चर्च का नए सुधारकों के बीच में एक तरीके से बड़ा विवाद हो गया। यानी कि इसमें भी अगर देखा जाए आगे चल के जब सुधार हुआ तो कुछ नए वर्ग बन गए, कुछ पुराने वर्ग बन गए, और आपस में डिबेट होना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं वाद विवाद। अच्छा, इस आंदोलन को ही आगे चल के धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है,
कौन सा आंदोलन को? इस अंधकार के ऊपर, ठीक है, अंधविश्वास के ऊपर एक तरीके से जो आंदोलन चलाया गया मार्टिन लूथर के द्वारा, इसी को कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, यानी कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। और इस तरीके से इस्लाम में क्या हो गया? वाद विवाद हुआ। लेकिन आगे चल के इसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। क्या परिणाम निकलता है? तो देखिए क्या लिखा है इसके परिणाम। धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई, लोगों ने चर्च की गलतियों को विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन, इसको इंग्लिश में प्रोटेस्टेंट बोल सकते हो और हिंदी में आप धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हो। अच्छा, मार्टिन लूथर का उसके अनुयायियों ने एक नया मत बना लिया, एक नया कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। कैथोलिक चर्च की जो शक्ति धीरे धीरे घटने लगी थी, अब उसका समाज था राजनीति पर कब असर देखने को हो गया था? शिक्षा था, स्वतंत्रता में इसका सोच बढ़ने लगी। जो लोग खुद बाइबल पढ़ने और समझने लगे थे, जिससे तर्कशील सोच का विकास हुआ। यानी कि हमें दूसरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलना है, हम किताब खुद पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ वाकई में क्या चीज लिखा और क्या चीज नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। चलिए आगे क्या हुआ? कॉपरनिकसी क्रांति, ये है कॉपरनिकस, ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीज बातें की हैं, तो देखिए क्या लिखा है। कॉपरनिकसी क्रांति, पुरानी मान्यता क्या थी? ईसाई धर्म के अनुसार माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में है। कहाँ है? बिल्कुल केंद्र में है, ठीक है, और सूर्य समेत अन्य जो ग्रह हैं ये घूमते हैं। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर देखा जाए तो पहले जो अरस्तु थे, अरस्तु ने ये बातें कही थी क्या, कि ये जो बीच में है ना, जो ग्रीन कलर का, ये अर्थ है, यानी कि भूमि, अपना जो पृथ्वी है, और चंद्रमा, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, सारे लोग जो है चक्कर काट रहे हैं, किसके? पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आगे चल के जो कॉपरनिकस थे, इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूर्य है वो बीच में है, बाकी बुध जो है, शुक्र है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सब जो है चक्कर काट रहे हैं। हाँ, पृथ्वी का जो चक्कर काटता है वो कौन है? वो चंद्रमा है। पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है? वो चंद्रमा काटता है, ना कि अगर देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बीच में है वो सूर्य है, ना कि अर्थ है, ठीक है। चलिए, इस तरीके की चीजें उन्होंने बताया, तो यही चीजें हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ये पुरानी सोच थी, ठीक है। कॉपरनिकस की जो खोज हुई, पोलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस ने इस धारणा को गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं। यह विचार उस समय क्रांतिकारी हुआ, यानी कि रिवोल्यूशनरी साबित हुई, और आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के इसका विरोध भी हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई कोई कॉन्सेप्ट को कैसे मान लेगा? तुरंत ही मान लेगा? नहीं, समय लगा, इसमें समय लगा। आगे चल के कॉपरनिकस की चीजों को राइट बोला गया। आगे क्या लिखा? धार्मिक विद्रोह का डर, यानी कि अगर देखा जाए जो कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस ने ये सोचा, देखो ये भी एक प्रकार के ईसाई थे, इन्होंने कहा कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लागू किया या बताया तो लोग मेरा ही विरोध करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी इस्लामी हूँ, ईसाई हूँ, और एक तरीके से मैं भी विरोध कर रहा हूँ। तो ऐसे में इनको डर था। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद से नहीं बल्कि किसी दूसरे के द्वारा इस चीज को पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो क्या लिखा है? कॉपरनिकस स्वयं एक निष्ठावान ईसाई थे, लेकिन उन्हें यह डर था कि उनकी खोज की वजह से जो चर्च है ये इनके विरुद्ध हो जाएंगे और इनका सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी खोज को जीवन के अंतिम समय में प्रकाशित किया, यानी कि जब मरते वक्त जो है ना, उन्होंने इस चीज को प्रकाशित किया था, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या? हाँ, उन्होंने सोचा था कि अगर मर भी गया कोई बात नहीं, विरोध में भी मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये जो चीज है दुनिया को तो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम और प्रभाव। शुरुआत में लोगों ने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया, कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए कॉपरनिकस की बातों को नहीं अपनाया, लेकिन पर बाद में गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणों के साथ सिद्ध किया। अभी हमने ऊपर बात किया था ना कि आगे चल के उन्होंने और कॉपरनिकस के क्रांति को दोनों को चेक किया और दोनों के सिद्धांत एक जैसा मिला। इससे विज्ञान में एक नई सोच की शुरुआत हुई और धार्मिक मान्यताओं पर जो वैज्ञानिक तर्क है ये हावी होने लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो चीजें हैं, जब खोज हुई है तो इस जो कॉपरनिकस का जो ब्रह्मांडीय खोज है, इसी चीज को अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें हुई। अब देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अपना लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। क्या लिखा है? 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। तो देखिए क्या लिखा है कि सबसे पहले समझिए अर्थ क्या,
पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। यह युग पुरानी मध्ययुगीन सोच को हटाकर नई सोच, कला तथा ज्ञान को बढ़ावा देने वाली बात है। ठीक है, इसका आरंभ जो है इटली के शहरों तथा फ्लोरेंस, वेनिस, इन सब चीजों में हुआ था, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब बात आती है 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। तो देखिए, अगर कहा जाए तो हाँ, इसका अर्थ होगा कि हाँ, पुनर्जागरण का काल इसको माना जाता है और कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 14वीं सदी से पहले भी अगर देखा जाए, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, उनमें भी परिवर्तन हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था। तो हम अगर प्रॉपर तरीके से परिवर्तन की बात किया जाए तो वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले भी हुए थे, लेकिन बहुत कम हुए थे, इसलिए उस चीज को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना 14वीं सदी को दिया जाता है। क्या लिखा है, जैसे किन किन चीजों में चीजें हुई थी, देखिए, मानवतावाद, लोगों का जो ध्यान है धर्म से हटकर मानव तथा उसकी क्षमताओं पर केंद्रित होने लगा था। कला तथा वास्तुकला को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण, यथार्थवाद तथा सौंदर्य की एक नई शैली देखने को मिली थी। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक। ठीक है, आगे विज्ञान का खोजों की बात होने लगी थी, जैसे खगोल शास्त्र हो गया, गणित हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा। शिक्षा तथा पुस्तकों का प्रसार हुआ, जैसे प्रिंटिंग प्रेस के कारण ज्ञान तेजी से फैलने लगा और लिखने पढ़ने की आदत बढ़ने लगी। सामाजिक प्रभाव, अंधविश्वासों पर कमी आई, लोगों में तर्कशील और स्वतंत्रता जो सोच है ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। पुनर्जागरण ने यूरोप को सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक रूप में एक नया जीवन दिया, इसलिए हम कह सकते हैं 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, चलिए, और इस तरीके से अपना जो चैप्टर है ये ओवर हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही इजी वे में मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। बढ़िया पढ़ाई करना। देखो भाई, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और आप कहीं भी हो, दिल्ली में या कहीं भी हो, आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लो, अच्छे से स्टडी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा बताने के लिए, क्योंकि देखो आप ट्यूशन में तो आ नहीं सकते पढ़ने के लिए, क्योंकि चीजें दूर हैं। इसलिए आप ऑनलाइन आप मेरे से पढ़ सकते हो, बहुत ही कम चीपेस्ट प्राइस पे आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा लिंक भी है एप्लीकेशन का, और साथ ही साथ नंबर भी दिया गया, उस पर मैसेज करके आप वहां से भी नोट्स ले सकते हो। अच्छा, किसी प्रकार का कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप जरूर कांटेक्ट करें। ठीक है, और बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।